हालिम ज्वेलरी रैक में आकर उसने सन ग्लासेस ऊपर करके बालों पे टिकाए और गर्दन झुका के कीमती जेवरात देखने लगी। आंखें सोचने वाले अंदाज में छोटी कर लीं, साथ ही मिल्क शेक के घूंट भी भरती रही। फिर 2 अदद कीमती मसाक ज्वेलर्स के 2 डायमंड लॉकेट उठाए, बिल्कुल एक जैसे। एक को खाली हाथ में पकड़ा, दूसरे को मिल्क शेक गिलास वाले हाथ में, और काउंटर की तरफ चली आई। काउंटर पे एक चीनी नौजवान खड़ा बिलिंग कर रहा था। रश काफ़ी था। तालिया के आगे कतार लगी थी। वो मुंतज़िर सी खड़ी रही। रश बहुत था, कतार सुस्त थी। जैसे ही सामने वाली औरत हटी, वो आगे आई और लॉकेट सामने धरा। मिल्क शेक गिलास वाला हाथ नीचे कर लिया। नौजवान ने बिल बना के दिया तो उसने पर्स से नोटों की गड्डी निकाल के रखी। लड़के ने पैसे रख लिए और लॉकेट का सिक्योरिटी टैग उतारा। अगर ये टैग लगा रहे तो दुकान से बाहर ले जाने की सूरत लाजिम अलार्म बज जाता है। अभी वो लॉकेट साथ वाले मुलाजिम को देने ही लगा था कि उसे बॉक्स में डाले कि वो बोली, 1 मिनट, मैं इसको ट्राई कर लूँ। लड़के ने समझने वाले अंदाज में लॉकेट उसकी तरफ बढ़ाया। उसने अपना सेल और पर्स काउंटर पे धरा, बकाया रकम भी नहीं उठाई। गोया लापरवाह अमीर लड़की ने सब उनके सामने रख दिया। फिर मिल्क शेक से घूंट भरा और आईना तक आई जो करीब लगा था। उसने धीरे से टैग उतारा, लॉकेट मिल्क शेक गिलास में गिरा दिया और खुद टैग वाला दूसरा लॉकेट गर्दन में पहन के देखने लगी। हाथों की ये खफीफ सी हरकत सीसीटीवी में नज़र नहीं आई। आईने में अपना अक्स देख के उसने मुंह बनाया, माथे पे सिलवटें पड़ी। वापस आई, 2-3 ग्राहकों के भुगत जाने का इंतज़ार किया और फिर उदासी से लॉकेट काउंटर पर रखा। ये अच्छा नहीं लग रहा, क्या मैं इसे वापस कर सकती हूँ? बिल उठा के वापस बढ़ाया। सेल्समैन के चेहरे पे अफसोस उभरा, मगर उसने सर हिलाते हुए बिल थाम लिया। आप कुछ और देख लें। नहीं, अब मेरा मूड ऑफ हो गया है। वो उदास नजर आती थी। लड़के ने लॉकेट वापस ले लिया और बिल से मैच करने लगा। फिर उसकी उंगलियां टैग पे ठहरी। तालिया ने खिड़की से बाहर देखा और ऊंचा सा बोली, उफ, बाहर कितनी हेज फैली है। उसने तो केएल और आईयूएन में कोई फ़र्क ही नहीं छोड़ा। हेज़ वो धुंध होती है जो इंडोनेशिया के जंगलात जलाने से मलेशिया तक फैल जाती है। वो चौंक के उसे देखने लगा। आप ताइयुएन जा चुकी हैं? ताइयुएन चाइना का इंतहाई फ़िज़ाई आलूदगी का शिकार एक शहर है। जा चुकी क्या मतलब? मैं बड़ी ही वहीं हुई हूँ। वो मुस्कुरा के चीनी ज़ुबान में बोली तो वो खुशगवार हैरत से मुस्कुराया। मेरे वालिद का आधा ख़ानदान वहीं से है, हम भी वहीं रहते थे। ये आपके पैसे। उसने लॉकेट वापस करवा दिया और पैसे उसके हवाले कर दिए। खुशी हुई आपसे मिलकर। तालिया ने शुक्रिया अदा करके मिल्क शेक का गिलास उठाया, सन ग्लासेस आंखों पे गिराए और उसी एतमाद से चलती हुई बाहर निकल गई। आराम से कार तक आई, अंदर बैठी, गिलास का आखिरी घूंट भरा और टिश्यू से नीचे बैठा लॉकेट निकाल कर साफ किया और मुस्कुराई। है कोई हलीम जैसा? हाँ। तेंगू कामिल मोहम्मद के घर पे शाम उतरने लगी जब एटम ने बैरूनी गेट की घंटी बजाई। दिल धड़क रहा था, बार बार लबों पे जुबान फेरता था, मगर जुनून इससे बड़ा था। खोज लगानी ही थी। दरवाज़ा खुला तो एक मुलाजिम दिखाई दिया। मुझे मिसेस शैला से मिलना है, मैं वॉन फातिह का बॉडी मैन हूँ। मुलाजिम ने फ़ौरन रास्ता छोड़ दिया और उसे पोरिज तक ले आया, फिर वहीं रुकने को कहा। एटम बेचैनी से आगे पीछे टहलने लगा। दरवाज़ा खुलने की आहट हुई तो फ़ौरन सीधा हुआ। मिसेस शैला बाहर निकलती तो उसने फ़ौरन झुक के सलाम किया। उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, क्या आपको वॉन फातिह ने भेजा है? नहीं मैडम, मैं ज़ाती काम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। वो ज़रा झिझका, मगर उन्होंने मुस्कुरा के बताओ कहा तो उसकी हिम्मत बढ़ी। उस रोज़ जब हम आपके घर आए थे तो आपकी नौकरानी थी एक तालिया मुराद नाम की, मुझे उससे मिलना है। हमारी तो इस नाम की कोई मुलाजमा नहीं है, वो सुकून से बोली तो एटम का दिल धक से रह गया, मुंह खुल गया। नहीं है? आर यू श्योर? उसने झट मोबाइल निकाला और एक तस्वीर सामने की। ये आपकी नौकरानी नहीं है? मिसेस शेलर ने एक चुटती नज़र सुनहरे बालों वाली लड़की पर डाली। मैं तो इस लड़की को पहली दफ़ा देख रही हूँ, मैं तो इसे नहीं जानती। फिर कलाई पे बंधी घड़ी देखी, कुछ और या नहीं, अंदर अंदाजे पुरखलूस ही था, मगर उसमें उजरत थी। एटम का चेहरा भूज गया।
अपना आप इंतहाई बेवकूफ़ नजर आने लगा। आहिस्तगी से उसने फ़ोन जेब में डाला और नफ़ी में सर हिलाया। आपने इतना वक्त दिया, उसका शुक्रिया। सॉरी कि मैंने ये वक्त ज़ाया ही किया। मदद करके वो लटक के चेहरे के साथ मुड़ गया। मिसेस शैला उसे जाते देखती रहीं, फिर वापस अंदर आ गईं। लाउंज में सामने तेलुगु कामिल खड़े थे। उन्हें देख के तफक्कुर से आबरू इकट्ठे किए। तालिया का पूछ रहा था। हाँ, मैंने वही किया जो आपने कहा था। मगर कामिल, वो उलझे। हम तालिया के अपने यहाँ काम करने का रिकॉर्ड क्यों मिटा रहे हैं? क्योंकि वो लड़का जैनुल अब्दीन मूलिया मेरे पास आया था। मेरे हरीफ की कंपनी से है वो, वही जिसको तालिया ने लैपटॉप दिया था। वो तल्खी से कहते हुए सोफे पे जा बैठा। वो मुझे धमका रहा था कि वो जानता है मैंने उनके प्रोडक्ट का फार्मूला चुरा लिया है, वो भी गैर कानूनी मुलाजमा के हाथों। जानती हो गैर कानूनी मुलाजमा रखना कितना जुर्म है? बहुत कर ली हमने बचते, वो केस करने की धमकी देकर गया है। फ्रॉड और चोरी में पकड़ा जा सकता हूँ मैं, इसलिए हम घर से तालिया का सारा रिकॉर्ड वाइप कर देंगे। ये वान फतेह का बॉडी गार्ड कम और पुलिस का बंदा ज़्यादा लग रहा था। शायद ये लोग मेरी तफ्तीश कर रहे हैं। वो टाई ढीली कर रहे थे, गोया सांस लेना भी दुश्वार हो रहा हो। मगर मिसेस शैला कुछ और सोच रही थी। तालिया तस्वीर में बड़ी फ़र्क लग रही थी, बनी सवरी मुख्तलिफ सी। इतने पैसे लेकर गई है, खुद को संवारना ही था उसने। बहरहाल आइंदा मैं तालिया का नाम ना सुना। वो दो टोक अंदाज में कड़वेपन से बोले तो मिसेस शैला ने शाने उचका दिए। बस सारे मसले मेरे मुलाजमों से ही होते हैं इनको। और सर झटक के आगे बढ़ गई। हालिम के घर पे भी दोपहर ढल चुकी थी और शाम की आमद लगती थी। दातन तहखाने की सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई, जहाँ मेज़ पे चंद मशीनें और आलात रखे थे। तालिया ज़मीन पे बैठी थी और गोद में एक डिब्बा उठा रखा था जिसमें लॉकेट डाल रही थी। डिब्बा उसी डिज़ाइनर ज्वेलर का था। आगे पीछे 4 ऐसे ही डिब्बे रखे थे, गोया उनको मुश्किल वक्त के लिए जमा कर रखा हो। कैसे चुराया? वो कमर पे हाथ रखे उसके सर पे आ खड़ी हुई। मिल्क शेक स्कैम, हंसकर बोली और ढक्कन एहतियात से बंद किया। खरीदना तो तुम्हारी शान के खिलाफ है। अब मैं अपनी हराम की कमाई एक सियासतदान की बीवी पे खर्च करूं भला? हाँ, वो बेनियाजी से बोली और डब्बा लिए उठी। दातन ने एक नज़र इतराफ में डाली। कमरे के चारों कोनों में लकड़ी के बंद डिब्बे रखे थे, 9 वारदात और पेंटिंग्स जो इतने साल में उन्होंने इकट्ठे किए थे। ये तालिया का हिस्सा था। दातन अपना कहाँ रखती थी उसने कभी नहीं बताया। एक सेफ भी बना था जिसके लॉक जदीद तर्ज के थे और उसमें तमाम हीरे जवाहरात कफ़िल रखे थे। मगर जजीरे पे महल खरीदने के लिए ये सब कम था। मैं अब डिनर के लिए तैयार होने जा रही हूँ। वो डिब्बा उठा के उठ गई तो दातन ने उसके जाने का इंतज़ार किया, फिर तेज़ी से मेज़ तक आई, आंखों पे चश्मा चढ़ाया और पर्स से एक प्रिंट आउट निकाल के सामने किया। तालिया की गर्दन के पीछे वाला गोल निशान। एहतियात से सीढ़ियों को देखा। तालिया अब नहीं आएगी। उसने गहरी सांस ली और बैग से एक छोटी मगर दुबेज किताब निकाली। उसकी जिल्द चमड़े की थी और उसके भूरे सरवर्क पे जर्द रंग से वही निशान बना था। नीचे कदीम जावी रस्मुल ख़त में लिखा था, हम शिकारबाज। उसने किताब के बोसीदा सफ़े खोले। पहले ये लाइब्रेरी की मोहर थी। दातन ने अगला सफ़ा पलटा और पढ़ना शुरू किया। शीशों से ढकी तिकोन इमारत के अंदर शाम के इस पहर भी मसरूफ़ माहौल बना हुआ था। पार्टी कारकुन काम कर रहे थे। टाइपिंग की आवाज़ें, फ़ोन की घंटियाँ। ऐसा ही रश वान फतेह के ऑफिस में भी लगा था। वो कंट्रोल चेयर पे पीछे होकर बैठा था और मुस्कुरा के सामने बैठी खातून के सवालों का जवाब दे रहा था, जो हाथ में नन्हा रिकॉर्ड माइक पकड़े उसकी तरफ बढ़ाए हुए था। फोटोग्राफर तस्वीर उतार रहा था। इंटरव्यू अपने वस्त में पहुंच चुका था। वान फतेह कि ये दुरुस्त है कि आप इस्तीफ़ा देकर अमेरिका मुंतकिल हो रहे हैं? वो खुश्क सपाट अंदाज में नज़रें उस पे जमाए पूछ रही थी। वो उसी सुकून से पीछे को टेक लगाए मुस्कुराते हुए उसे देख गया था। ग्रे शर्ट पहने, कफ मोड़े, बाल दाएं तरफ को पीछे किए, उसकी छोटी चमकती आंखों में ज़माने भर की सादगी थी। खुदा, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसकी वजह की बिना के लोग इस खबर को चलाएं, मगर आप उसकी तरदीद भी नहीं कर रहे। हर शख्स जानना चाहता है कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं तो तालीमी बिल का सोच रहा हूँ। आपके ख्याल में अशर महमूद चेयरमैन बनने के अहल हैं? अशर बहुत काबिल और बहुत
टैलेंटेड नौजवान है। मेरा ख्याल है वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा और मैं उसको ज़िंदगी के हर नेक मकसद के लिए गुड लक कहता हूँ। अशर मेरी फैमिली है, मुझे बहुत अजीज़ है। मगर उसकी आंखों में मुस्कुराहट के साथ कुछ और भी था जो रिपोर्टर को मज़ीद सवालात पे उकसा रहा था। क्या आप अपनी जगह अशर महमूद को चेयरमैन के तौर पे कबूल कर लेंगे? फ़ातिह ने गर्दन मोड़कर सेक्रेटरी को देखा और मुस्कुरा के पूछा, तुमने मेहमानों को काफ़ी पेश नहीं की? रिपोर्टर गहरी सांस लेकर थम गई और कैमरे गिराने का इशारा किया। अपना रिकॉर्ड भी बंद कर दिया। सेक्रेटरी सर हिला के फ़ौरन बाहर निकल गया। कुछ लम्हों बाद ट्रे के साथ आमद हुई जिस पे चंद मग रखे थे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया वान फ़ातिह, वो शिकवा करते हुए एक मग उठा के बोली और घूम भरा। जो बात हुई ही नहीं है मैं उसके बारे में राय कैसे दे सकता हूँ? खुदा, वो उसी तरह टेक लगा के मुस्कुरा रहा था। सेक्रेटरी ने उसका मग उसके सामने रखा मगर उसने उसे नहीं छुआ। वो रिपोर्टर पे नज़रें जमाए हुए था। लेकिन अब आपको इस बात की वजाहत, कहते कहते लड़की ने मग से खून भरने के लिए उसे चेहरे के करीब किया तो चौंकी। बिल्कुल सुन शैल, मग को ऊपर ला के देखा। सुर्ख रिंग का मग जिस पे चंद सिंबल्स बने थे। उसने फ़ौरन दूसरे मग देखे जो सादा सफ़ेद रंग के थे। अब कि उसने अजीब सी नज़रें वान फ़ातिह की जानिब उठाईं। ये मग अशर ने मुझे गिफ्ट किया था चंद बरस पहले। मैं ऑफिस पे इतना खर्च करता नहीं हूँ, इसलिए नए मग टूट जाए तो ये लोग पुराने निकाल लेते हैं। मुस्कुरा के कहते हुए उसने अपना मग उठाया और पीने लगा। मगर लड़की यकटिक इस मग को देखे जा रही थी और अशर साहब को ये मग किसी ने सुवेनियर के तौर पर दिया होगा। हाँ, शायद उसके दोस्तों ने। मगर खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंसान के हर तरह के दोस्त होते हैं। मगर रिपोर्टर ने मग उसी तरह भरा हुआ वापस रख दिया। उसका दिमाग चौंका हुआ लगता था। गर्दन मोड़ के उसने फोटोग्राफर को खफीफ सा इशारा किया, इस मग की तस्वीर लो, और वापस वान फ़ातिह की तरफ मुतवज्जे हुई जो अब कलाई पे बंधी घड़ी देख रहा था। हम इसको रैप अप कर सकते हैं अब, मुझे एक डिनर पे पहुंचना है। सर, बस 2 सवालात मज़ीद, वो विशाशत से कहती सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ने लगी। उसको खबर मिल गई थी। वान फ़ातिह के घर का लॉन लाइट से जगमगा रहा था। अंधेरा छाने लगा था और मुलाजमों की चहल पहल में भी इजाफा हो चुका था। इसरा लॉबी में खड़ी तालिया से मिल रही थी। यतीम खाने वाले केक का उसके चेहरे पे शाइबा तक न था। भूरे बाल नफीस जूड़े में बांधे, गहरी नीली स्कर्ट और ब्लाउज़र पहने, गर्दन से मोतियों की लड़ी चिपकाए, वो खूबसूरत और बावकार लग रही थी। मिसेस इसरा, उम्मीद है आपके मसरूफ़ शेड्यूल में मुखल नहीं हुई होंगी मैं। तालिया ने अपना सफ़ेद हैट उतार के स्टैंड पे लगी कॉन्टी पे अटकाया। सुनहरी बालों की फ्रांसीसी चोटी बना के उसे बाएं कंधे पे डाले। वो पैरों तक आता गुलाबी लिबास पहने हुए थी और कंधों पे नारंगी रंग का मिनी कोट था। ऐसे लिबास वहाँ अमूमन चीनी औरतें पहनती थीं। मुझे मेहमान अच्छे लगते हैं तालिया, बेफिक्र रहो, इसरा कहने के साथ उसे आगे ले आई। बटलर ने अदब से दरवाज़ा खोला और वो दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुईं। तालिया ने मेज़ पे लॉकेट बॉक्स हैंग रखा तो इसरा ने बैठते हुए अफसोस से उसे देखा। इसकी क्या ज़रूरत थी तालिया? मुझे आपके शायाने शान लगा तो मैंने ले लिया, वो मुस्कुरा के बोली तो इसरा आगे को बढ़ी। बॉक्स बैग से निकाला और वापस टेक लगाकर उसका ढक्कन हटाया। लॉकेट देखकर उसके आबरू संजीदगी से उठे। बेऐब, वो मुस्कुरा के बॉक्स बंद करके एक तरफ धरा जैसे वो कीमती तोहफों की आदी हो। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि मुलाजिम खंगार के अंदर दाखिल हुआ और इसरा की तरफ फ़ोन बढ़ाया। आपके बैंक से है। इस वक्त उसने हैरान होकर उसे कान से लगाया। दूसरी जानब दातन मुहज़्ज़ब अंदाज में पूछ रही थी, मिसेस इसरा, आपके अकाउंट से एक भारी रकम आज निकाली गई है। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर कन्फर्म कर सकती हैं? 1 मिनट तालिया, मुझे एक्सक्यूज़ करना ज़रा, मज़रत करती वो फ़ोन कान से लगाए बाहर निकल आई। चंद मिनट बाद इसरा फ़ोन पे खफकी से बोलती वापस ड्राइंग रूम की तरफ जाती दिखाई दी। आपने मेरा इतना वक्त ज़ाया करवाया और अब कह रही हैं कि इसरा मोहम्मद का मामला था। इसरा महमूद हूँ, फॉर गॉड से। वो अंदर दाखिल हुई। सॉरी तालिया, मैं चौखट पे वो ठिठक के रुकी। चेहरे पे खुशगवार मुस्कुराहट दर आई। उसके दोनों बच्चे तालिया के बराबर सोफे पे बैठे थे, एक 11 साल का लड़का और एक 8 साल की बेहद लंबे बालों वाली बच्ची। अरे तुम लोग इधर कब आए? मैंने बुलवाया था, मुझे इनसे मिलना था, अच्छी कंपनी देते हैं।
मुस्कुरा के वो कह रही थी। इसरा फ़ोन पे बैंक ऑफिसर को झड़कते हुए सिलसिला कलाम मुनक़ता करने लगी और उसी असना में तालिया आहिस्ता से अपना हाथ बच्ची के पीछे ले गई। बच्ची तालिया और अपने भाई सिकंदर के दरमियान बैठी थी। तालिया ने बच्ची के परली तरफ कमर पे ज़ोर से चुटकी काटी और फुर्ती से हाथ खींच लिया। कनखियों से सीसीटीवी कैमरे का रुख भी देख चुकी थी। वो घूम रहा था, इस तरफ मुतवज्जे नहीं था। जूलिया न चिखी और फौरन बाएं तरफ बैठे भाई की रान पे थप्पड़ दे मारा। उसने जवाबन तैश और शौक से जूलिया का कान मरोड़ा। मामा, इसने मुझे मारा है। मामा, इसने मुझे पहले मारा था। वो एकदम रोने लगी तो इसरा खफकी से खड़ी हुई। बेटा, आप गेस्ट के सामने क्या कर रहे हो? चलो उठो, मैं आपको आपके कमरे में ले जाऊं। इट्स ओके मिसेस इसरा, बच्चे हैं ये और इनको ये बचपन दोबारा नहीं मिलेगा। और फिर मुस्कुरा के अपने पर्स में हाथ डाल के बंद मुट्ठी में कुछ निकाला और घूम के जूलियाना की तरफ मुतवज्जे हुई। ओहो बेबी, रो क्यों रही हो? चलो मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ। आवाज़ को पुरस्कार बनाया तो सिकंदर गर्दन निकाल के चौंक के देखने लगा, मगर जूलियाना हनूस रोई जा रही थी। उसे कुछ नहीं सुनना था। ये देखो, ये चॉकलेट मेरी मुट्ठी में है ना? उसने चॉकलेट दिखा के मुट्ठी बंद की और फिर खोली। मुट्ठी खाली थी। जूलियाना हथेली से आंसू रगड़ती रुक गई। सिकंदर का मुंह खुल गया। चॉकलेट कहाँ गई? नन्ही प्यारी बच्ची हैरत से तालिया को देख के बोली। सिकंदर की जेब में। सिकंदर चौंका, जल्दी से जेब में हाथ डाल के बाहर निकाला तो उसमें एक चॉकलेट थी। वाओ! वो हैरत ज़दा सा मुस्कुराया। तालिया ने आंखें घुमा के इसरा को देखा तो वो इसी तरह खड़ी महफूज नजर आ रही थी। ये तुमने कैसे किया? मैजिक। उसने हल्के से आंख दबाई। मेरे साथ भी करें ना? जूलियाना ने बेचैनी से जल्दी जल्दी आंखें रख ली। फिर हसरत से सिकंदर को देखा जो अपनी जद हुई चॉकलेट को तहैयर और खुशी से खोल रहा था। तालिया उसकी फरमाइश पे ज़रा कंफ्यूज नजर आई। फिर पर्स खंगाला और कुछ मुट्ठी में निकाला। जूली, इनको तंग ना करो, इसरा सामने बैठते हुए बोली, मगर तालिया ने रोक दिया। नहीं, एक और मैजिक ट्रिक तो मैं दिखा ही सकती हूँ। मुझे कोई बारीक चीज़ दें। इधर उधर मुतलाशी नज़रों से देखा, फिर इसरा के हाथ को देख के ठहरी। जूलियाना, मामा से उनका ब्रेसलेट लेकर आओ। दिल जोर से धड़का भी था। जूलियाना झट आगे हुई और हाथ बढ़ाया तो इसरा ने मुस्कुरा के बिना किसी तामुल के ब्रेसलेट उतार के उसको थमा दिया। वो उसे वापस तालिया के पास लेकर आई और तालिया ने धड़कते दिल के साथ उसे पकड़ा। वो गर्म नहीं हुआ, वो जला नहीं, वो ठंडा शांत रहा। वो इसरा की रजामंदी से उसके हाथ में आया था। उसके जादू को इंसानी जहारत ने मात दे दी थी। ये देखो, उसने रुमाल पे ब्रेसलेट रखा, फिर रुमाल को तय बतय बंद करती गई। इसरा भी आगे को होके दिलचस्पी से देख रही थी। जूलियाना और सिकंदर उसके गिर्द दम साधे खड़े थे। आंखें रुमाल की खुलती तहों पे थीं कि खुली आखिरी तह और अंदर एक नन्हा फूल रखा था। ब्रेसलेट गायब था। बच्चों के मुंह खुल गए। इसरा के अबरू इकट्ठे हुए। जूलियाना, ये फूल आप अपनी पॉकेट में डाल लें। जूलियाना ने खुशी खुशी उसे उठाया और पॉकेट में डाल दिया। और मामा का ब्रेसलेट? सिकंदर बेचैन हुआ। वो तो तालिया ने चुरा लिया। वो मुस्कुरा के बोली तो इसरा मुस्कुरा दी। बच्चे हैरान हुए तो वो हंस दी। ज़रा वो फूल निकालो जूलियाना। जूलियाना ने जेब में हाथ डाल के बाहर निकाला तो उसमें कोई फूल ना था, बल्कि उसमें चमकता दमकता ब्रेसलेट था। वाह! सिकंदर ने ताली बजाई और जूलियाना मुस्कुराने लगी। उसने ब्रेसलेट खुद पहन लिया और इसरा ने मना नहीं किया। उसे अपने बच्चों से ज़्यादा कोई अजीज़ ना था। ओके, बहुत हो गया बच्चों, अब जाओ और मुझे अपने गेस्ट के साथ बातें करने दो। इसरा खुद भी काफ़ी महफूज हुई थी, लेकिन अब बहुत हो चुका था। बच्चे तालिया को खुश इखलाकी से खुदाफिज कहकर आगे बढ़ गए। ट्रिक्स का राज पूछना बद इखलाकी न होता तो मैं ज़रूर पूछती। मुझे आप खुश इखलाक ही पसंद हैं। उसने मुस्कुरा के कहते हुए पर्स को बंद किया और आस्तीन के अंदर छुपाया असली ब्रेसलेट पर्स में गिरा दिया। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक बच्ची ने ब्रेसलेट माँ को फ़ौरन वापस नहीं किया था, इसलिए वो कम अज़ कम अभी फ़र्क नहीं पहचान सकेगी। घो के दातन के निकाल पहचानना मुश्किल काम था, मगर इसरा एक आर्ट कलेक्टर थी। फिर भी फ़िलहाल कोई ख़तरा न था। खाने की लंबी मेज़ डाइनिंग हॉल में सजी दिखाई देती थी और उस पे तालिया सरबराही कुर्सी की सीट में बैठी नैपकिन गोद में फैला रही थी। लाजिम अशिया ला ला के रख रहे थे। इसरा गाड़ियों की आवाज़ सुन के बाहर चली गई थी। अच्छा लगा आपको देख के, जय तालिया।
اشر کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ تالیہ کی بے چین نظروں نے اس کے تعاقب میں دیکھا۔ وان فاتح نہیں تھا۔ پھر وہ جبراً مسکرا کے اشر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنی پرتکلف دعوت کا شکریہ اشر صاحب، امید کرتی ہوں آپ آگے بھی میرا ساتھ دیں گے، اور میں یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ کس کی سفارش لائی ہیں۔ وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا اور نیپکن اٹھا لیا۔ گرے سلک ڈریس شرٹ پہنے بغیر کوٹ یا ٹائی کے وہ بالوں کو سامنے سے اٹھائے کافی تیار لگ رہا تھا۔ گاہے بگاہے ایک گہری نظر اس پہ ڈالتا، گویا اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بس ہلکا سا مسکرا دی اور سر جھکا کے نیپکن درست کرنے لگی۔ فاتح بھی ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا، مگر اسرا نے اس کو باہر روک لیا تھا۔ میں ان کو لاکھوں کی مالیت کی 2 پینٹنگز بیچنا چاہتی ہوں فاتح، پلیز یہ بات یاد رکھنا۔ وہ منت اور تنبیہ دونوں کر رہی تھی۔ اچھا وہی لڑکی، ٹھیک ہے تم بتاؤ میں کیا کروں، وہ صلح جو انداز میں بولا۔ بس ان کو خفا نہ کرنا پلیز۔ اوکے بے فکر رہو، اس نے نرمی سے اسرا کا سر تھپکا تو وہ نم آنکھوں سے مسکراتی۔ آئی لو یو۔ ذہن میں ایک لمحے کے لیے بچے کی نیلی آنکھیں تازہ ہوئی تھیں، مگر جب فاتح نے مسکرا کے جواب دیا لو یو ٹو کہا اور آگے بڑھ گیا تو اس نے ساری سوچیں جھٹک دی۔ کمرے میں آ کے اس نے کوٹ اور ٹائی اتار کے پرے رکھی، پھر باتھ روم میں آیا، واش بیسن پہ جھک کے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے اور گیلا چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ یعنی اب مجھے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک ابنوشیس اور شو آف قسم کی بورنگ لڑکی کی کمپنی دینی پڑے گی۔ چلو اسرا کے لیے یہ بھی کر لیتے ہیں۔ تولیہ کھینچتے ہوئے وہ گہری سانس لے کر بڑبڑایا تھا۔ تو آپ ساری عمر باہر رہی ہیں، یہاں اور وہاں میں کیا فرق ہے؟ اشر گردن موڑ کے تالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر ہی رہا تھا کہ وان فاتح ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جو اس کی بات سن رہی تھی بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ ہاں تاشا کیا حال ہے؟ بیٹھو بیٹھو، ہاتھ کے اشاروں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتا وہ سربراہی کرسی تک آیا اور اسے کھینچ کے بیٹھا۔ کوٹ اتار چکا تھا، سفید شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے، بال جو صبح گیلے کر کے جمائے تھے اب سوکھ کے ماتھے پہ بکھرے تھے، اور وہ اس عام سے حلیے میں بھی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ ایڈم کسی کونے میں نمودار ہوا پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ تالیہ کو وہ دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا اور تالیہ بس فاتح پہ نظریں جمائے واپس بیٹھ رہی تھی۔ اشر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اسرا میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی ملازموں کی ہدایات دے رہی تھی۔ تو کب آئی تم؟ میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ وہ دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے فاتح نے نیپکن گلاس سے نکال کے جھٹک کے گود میں بچھایا اور ڈش سے چاول پلیٹ میں نکالنے لگا۔ جانتا تھا سب کھانا شروع کرنے کے لیے اس کے منتظر تھے۔ آپ مجھے بار بار تاشا بلاتے ہیں، میرا نام تالیہ ہے۔ اچھا مجھے لگا میں تالیہ ہی کہہ رہا ہوں۔ خیر کھانا شروع کرو اشر، لو۔ وہ سب کو عام سے انداز میں ہدایات دیتا خود شروع کر چکا تھا۔ تالیہ بھی آہستہ سے کھانا کھانے لگی۔ ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی، حلق بار بار سوکھ رہا تھا۔ یہ شخص اف یہ شخص تو کیا بنا اسرا تمہاری نیلامی کا؟ کل تک میں سن رہا تھا کہ تمہاری دوست ناراض ہو گئی ہیں، وہ معاملہ حل ہوا؟ وہ بیک وقت اسرا اور تالیہ دونوں کو دیکھ کے بولا تھا، ساتھ ہی چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا۔ ہاں وہ غلط فہمی تھی، ایڈم نے کلیئر کر دی تھی، اسرا خوشگوار انداز میں بولی تھی۔ فاتح کا اچھا موڈ دیکھ کے وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسے بھول جائیے، اس نے مسکرا کے ایک نظر کونے میں کھڑے ایڈم کو دیکھا جس نے نظریں مزید جھکا لی۔ ہم تو اب نیلامی کا سوچ رہے ہیں مسز اسرا، وہ اپنائیت بھرے انداز میں کہتی اسرا کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں مدعے پہ آتی ہوں، مجھے ہر صورت گھائل غزال خریدنا ہے۔ پھر ایک نظر اشر کو دیکھا، اس نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ میں سفارش ہی کر سکتا ہوں، آگے کاکا کی مرضی۔ تالیہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس پینٹنگ کو خریدو گی، مگر میں اس کو نیلامی میں واؤچر میں ڈال چکی ہوں، لوگ دور دور سے آئیں گے، اگر اب میں اس کو نکال دوں تو میری کریڈیبلٹی پر اثر پڑے گا۔